स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। जैसा कि आपको पता है यूपी पेट की मास्टर क्लासेस चल रही हैं जो कि जीएस सेक्शन को कराया जा रहा है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी को, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट किया। पूरी की पूरी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इस क्लास में कवर करेंगे अर्थशास्त्र के टॉपिक से जो भी यूपी SSC द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीते दिनों में इकोनॉमिक्स से, मतलब कि अर्थशास्त्र से, उन सारे प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में आपको मिल रहा है। और क्वेश्चन देखते हुए अगर आपको आंसर याद है तो आंसर आप टाइप कर सकते हैं, वरना आप पूरी वीडियो को देखिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सारी चीज़ें आपकी फ्री अवेलेबल हो रही हैं, तो वीडियो को वॉच करिए और अपने यूपी पेट के एग्ज़ाम को अंतिम रूप में दिखाइए। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। देखते हैं कितने प्रश्न आज आपके वीडियो में मिलेंगे मास्टर क्लास का। ये जो क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है देखिएगा ज़रा ध्यान से। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या थी, उसको लेके ये टॉपिक पहली वाली है। आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। लिखा है भारत के पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। ए ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन। बी ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन। सी ऑप्शन लियोनिड ब्रेजनेव। डी है निकिता खुश्चेव। कौन इसमें से है, आपको आंसर करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। अगर आपको आंसर क्लियर है तो आप आंसर लिख सकते हैं कि ये पहला सही है, दूसरा सही है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन क्या सही है, बी ऑप्शन जोसेफ स्टालिन। डिटेल्स लेते हैं, डिटेल्स लेना आपके लिए ज़रूरी है। पूरी की पूरी क्लास इस वीडियो में कवर होगी, नो क्वेश्चन कोई भी छोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जोसेफ स्टालिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे, ठीक है। और एक बात और सुनिए, अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप इजीली कर पाएंगे। देखते हैं, कह रहे जिनका कार्यकाल क्या था 1922 से लेकर 1953 तक था। भारत की पंचवर्षीय योजना अगर प्रणाली को किससे अपनाया गया तो रूस से अपनाया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर कवर करें। इन्होंने ही पहली बार क्या किया था 1925 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या थे कि पंचवर्षीय योजना का निर्माण होगा, कृषि क्षेत्र में सुधार होंगे, शिक्षा के कार्य के क्षेत्र में भी किया। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। देखिए अब तो पंचवर्षीय योजना को लेकर कोई सवाल रहता नहीं क्योंकि बंद हो चुका है, लेकिन देखिए 2015 में वन रक्षक के पेपर में पूछा गया तो उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। आंसर देखते हैं, चौथे नंबर की पंचवर्षीय योजना लागू है उस वक्त के दौरान। देखिए यहाँ पे आपके पास काफ़ी डिटेल्स मिलेंगे। देखिए कह रहा है इसमें डी ऑप्शन बरामी। कह रहा है वर्तमान में भारत में जो चल रही है वो बरामी पंचवर्षीय योजना, मतलब 2012 से 2017 वाला प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कृषि का लक्ष्य रखा गया था 4% विकास दर ये थी। तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए, फिर आगे देखिएगा लिखा हुआ छठी योजना से लेकर बरामी योजना तक सर्वाधिक खर्च ऊर्जा जो हुई थी वो केंद्रीय विद्युत तीव्रता और संपोषण के अधिक समावेशी विकास के लिए हुआ था। याद रखिए पंचवर्षीय योजना का कोई डाटा नहीं मिलता है, बरामी लास्ट थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्व निरीक्षक में 2016 का पूछा गया है कि भारत की जो बरामी पंचवर्षीय योजना थी मुख्य उद्देश्य क्या था। तेज और सम्मिलित विकास, तेज शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलिता, तेज विश्वसनीय और अधिक सम्मिलिता, तेज सतत और अधिक सम्मिलिता। देखते हैं इसका आंसर आप क्या देंगे, डी ऑप्शन। देखिए डी ऑप्शन में क्या, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ठीक है, सम्मिलित विकास। अब देखिए इसमें कुछ जानकारी के लिए थीम का देखिए यहाँ पे लिखा मुख्य तीव्र समावेशी एवं सतत वृद्धि, तो ये वही लाइन है, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखिए कि कोई योजना हुई नहीं थी, ये बरामी पंचवर्षीय योजना थी और 2012 से 2017 ये चली थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वेट। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था। 5वीं, तीसरी, चौथी, छठवीं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको पता है आंसर तो आप आंसर जरूर लिखें। इसका ए ऑप्शन 5वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यद्यपि गरीबी निवारण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, लेकिन अगर नारे की बात होगी तो वो नारा कब दिया था, 5वीं में। अगले चलते हैं। अब देखिए जो आप प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ था निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का, उसको लेके जो प्रश्न पूछेगा उसको हम लोग कवर करेंगे।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आधुनिक और परंपरागत समाज का अस्तित्व। आइए इस प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर लिखें। बी ऑप्शन इसका सही है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सा जवाब है, आपको पता है। इसका आंसर सी है। सी में आपको पता हो गया कि प्रमुख विशेषता इसका है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात कह सकते हैं दोनों का सह अस्तित्व रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है, मैं इस पर पीडीएफ जो दे दूंगा आप इस पे से इसका ले लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक, देखिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसको देख लेते हैं, बाकी आपके पास पीडीएफ पहुंचेगा, उसको ईजिली आप देख ले। ठीक है, 8वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या लिखा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे पीपीपी ट्रिपल पी बोलते हैं, ठीक है, पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? राकेश मोहन, वी केलकर, अरुण सेन गुप्ता, विवेक देवराय। आगे देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। और देखिए इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, बी केलकर। ठीक है, कह रहा बुनियादी ढांचा जो विकास हेतु डॉक्टर वी केलकर ने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की और सार्वजनिक निजी भागीदार, ठीक है, मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 2015 को जारी किया। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म आप जरूर याद करिए। अगर यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसकी हिंदी लिखी हुई है, तो आप इसका देखिए सार्वजनिक और निजी भागीदार का, इसका आप जरूर सर्च करके एक बार लर्न कर लिए कि ट्रिपल पी का क्या मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास प्रश्न आ रहा है जो हरित क्रांति दुग्ध विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं बीते दिनों में, उसको लेके प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? ठीक, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। तो तिलहन वाला आपको याद होगा। देखिए सवाल का जवाब लीजिए। तिलहन वाला आपने याद किया कि भैया तिलहन वाले के लिए कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। अब तिलहन देखिए पीले टाइप का रहता है, तो पीले कलर का पीली क्रांति। ठीक है, आगे चलें। इसमें देखिए और भी लिखा है हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति की बात होगी तो दुग्ध से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से तथा पीली क्रांति तिलहनों से। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर का सवाल है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। ठीक है, कौन सबसे अधिक लाभान्वित रहा? इसका आंसर है सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका लाभान्वित हुए। क्या क्या बातें इसमें जानने लायक उसको देखें। कह रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1966-67 में मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बौनी प्रजाति से प्रयोग में हुई थी। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई, परंतु 1983 में क्या हुआ, इसका प्रसार चावल की कृषि में भी हुआ। बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, परंतु सर्वाधिक लाभ जो पाया था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर। देखिए कह रहा है कि इस कूट को भरना है, तो कूट वाले प्रश्न को देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए कूट वाले प्रश्नों को आप देख सकते हैं खुद से, कई चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, उसको आप ज़रूर लर्न करिए। ये जो पीडीएफ में आपको मिलेगा, देखिए इसमें आप कुछ बातों को याद रखिए और बाकी आप क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। जो नई कृषि नीति हुई थी, ठीक है, उत्पन्न हुई थी, जिससे कई किस्मों के रासायनिक खादों और बहुफसलीय कार्यक्रम को जो दिया गया था उसका सूत्रपात हुआ था, कह सकते हैं तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई थी। वो कब हुई थी? तो ये सन आप याद रखिए 1966-67 में। ठीक है, अगला इसमें देखिए कि भारत में जो हरित क्रांति के सूत्रधार थे वो डॉक्टर एम स्वामीनाथन थे। ठीक है, कुछ मैं और दिखाता हूँ, रुकिए।
ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें देखनी है। देखिए, ये जो मैक्सिको के थे, हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था, श्रेय दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। ये भी नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। विश्व में कौन जनक हुए, तो नॉर्मन बोरलॉग। और जब भारत की हरित क्रांति की बात होगी तो ये थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो इतनी बातें आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। और आगे जो भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था वो गेहूँ पे पड़ा था। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, तो JK मेहता, मुखर्जी, स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कहेंगे सर C ऑप्शन लगाइए, स्वामीनाथन, ठीक है। कुछ बातें, सारी बातें सेम है, कुछ आगे नहीं करना है। आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, श्वेत वाला आपको पता है दूध से सही है। फिर आप कहते हैं हरित वाला कृषि से सही, ये भी सही है। सुनहरी देखिए उद्यान से संबंधित, नीली और कुक्कुट पालन। अब देखिए यही दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे और इन्हीं दोनों ऑप्शन में क्या होगा चेक कर लीजिए। C ऑप्शन, ठीक है। C में आप कहेंगे कि सर ये जो नीली क्रांति है वो मछलियों से संबंधित है, मत्स्य से, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल्स है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूँ। वैसे देखिए, जब सुनहरी की बात होगी तो उद्यान और फल की बात हो रही है, ठीक है। श्वेत में सफ़ेद होता है दूध, नीली मत्स्य मतलब कि पानी नीला रहता है, तो नीले पानी का मतलब मछली संबंधित है। हरित क्रांति आपको पता अनाज से, लाल टमाटर होता है तो उससे संबंधित। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित। रजत अंडा, ठीक है, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति है। पीली क्रांति तिलहन। कुछ को तो आप ट्रिकी बेस्ड मार देंगे और कुछ को आपको एक बार रट लेना है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस हुआ था। अब आप आंसर लगा सकते हैं इसका क्या एग्जैक्ट में सही होगा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आप कहेंगे A ऑप्शन सर सही रहेगा, क्योंकि सबसे अधिक गेहूं पे पड़ा था, ठीक है। सबसे अधिक गेहूं पे पड़ा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि ऑपरेशन फ्लड जो सेकंड का निम्न में से किससे संबंधित है। बाढ़ के रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ जलापूर्ति। तो आप ऑपरेशन फ्लड बताएंगे कि सर ये दुग्ध से संबंधित है। इसका ऑप्शन आप जो लगाइए वो B ऑप्शन लगाइए, दुग्ध आपूर्ति से। और कुछ आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ, बस यहाँ पे देखें, भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। ये लाइन आप जानिए। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए बीतों दिन में, उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत में जो निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की थी, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो HDFC ने, SBI ने, ICICI ने, यस बैंक ने। तो देखते हैं किसने शुरू किया था। इसका C ऑप्शन सही है, ICICI बैंक ने शुरू किया था क्या, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। अच्छा, ये ICICI बैंक ने 1998 में शुरू किया था। कुछ बातें इससे संबंधित कि इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में है। 2-3 बातें आप याद रखिए, मुख्यालय मुंबई में, स्थापना 1994 में, और ये जो सुविधा लाई गई थी वो 1998 में। अगला प्रश्न आपके पास 17 नंबर देखिए, भारत में सार्वजनिक, ठीक है, क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो पंजाब नेशनल बैंक। देखिए ये 2015 का सवाल है। अब आप कह सकते हैं बैंकों का मर्जर हो गया तो आपको नए तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप क्रॉस कर लेंगे तब भी ठीक है, वरना उस दिनों के लिए देख डालिए, ठीक है, क्या आंसर हो सकता है। C ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसका C ऑप्शन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखिए कह रहा है भारत में अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक का समूह सबसे बड़ा है। ये बात आज भी सही है। जो कुल जमा राशि लगभग है 29% का नियंत्रण करता है, ठीक है। और इसकी 13,000 शाखाएँ, 190 विदेश ऑफिस हैं। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना हुई थी 1894। तो ये डिटेल्स देखने के साथ साथ अभी जो नए अपडेट हुए हैं, बैंकों का मर्जर हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पेपर में, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण पश्चात क्या नाम धर दिया गया था उसका। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। आइए देखते हैं क्या नाम रखा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या है, D सही है।
डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जब हो गया था तो उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और मुख्यालय आपको मुंबई पता है। यह भारतीय महाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। 1955 में के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ कह रहा है भारत में जो कृषि और संबंधित, ठीक है, कार्यकलापों का जो इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन है जो सबसे अधिक उधार प्रदान करता है? सहकारी, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो सबसे अधिक उधार कौन प्रदान करता है? ये आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर बी है, वाणिज्यिक बैंक सबसे अधिक उधार देता है। जैसे भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देता है। ठीक है, नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। वाणिज्यिक बैंकों ने तत्पश्चात सहकारी बैंक को ऋण दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंक और उसके बाद सहकारी बैंक। एक प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म और अध्यक्ष। आप जरूर इसका एक बार याद कर लिए। जिनको याद होगा कमेंट करके बताएंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है और नाबार्ड के इस वक्त अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए 2015 में पूछा गया, आयात निर्यात एग्जिम, ठीक है, बैंक की स्थापना कब हुई थी? 81 में, 82 में, 85 में, 89 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी। आइए देखते हैं। अगर आपको जवाब पता है तो ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न का आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, 1982। क्या 1982 के केंद्रीय बजट में कहा गया था कि भारत का निर्यात आयात बैंक की एक स्थापना की जाएगी और वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। अगला प्रश्न देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1941, 40, 37, 35। ग्राम पंचायत अधिकारी में 2016 में ये प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1935। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक, और देखिए एक नाम इंपॉर्टेंट है, सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के जो थे प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, तथा वर्तमान में अगर बात करेंगे तो शक्तिकांत दास हैं। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर याद रखिए। कई लोगों से अगर आप पूछेंगे सर ऑसबोर्न स्मिथ ये कौन है तो वो हो सकता है ना बता पाए, तो आप लेकिन याद करें। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न देखिए, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी? IDFC बैंक, HSBC बैंक, बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस। देखते हैं कौन सा था। सी ऑप्शन बंधन बैंक। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिए, बस कुछ बातें बंधन बैंक से संबंधित जान लीजिए। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए बस। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए, लिखा ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। आइए प्रश्नों का जवाब लेते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। सिक्किम। देखें, सिक्किम एक ऐसा प्लेस है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ठीक है, इसका आंसर सही है ए, सिक्किम। अगला प्रश्न लेते हैं, 24 नंबर प्रश्न आपके पास है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कितने? जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था तो कितने बैंकों का? 4, 5, 6, 8। आइए देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है भैया सी, मतलब कि भारत में 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। पुनः 15 अप्रैल 1980 को भी किया गया था। उसमें 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा एवं धनराशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो 2 बार हुआ। ठीक है, और अभी तो फिलहाल बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अभी का भी अपडेट करिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है, देखिएगा, जुलाई 2018 के अनुसार भारत रिजर्व बैंक, ठीक है, गवर्नर कौन हैं? YV रेड्डी, उर्जित R पटेल, रघुराम राजन, D सुब्बाराव।
तब के प्रश्न को पूछा गया है। आप इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो गया? उर्जित आर पटेल। नोटबंदी में आपने देखा था इनके सिग्नेचर हुए थे, तो ये 24वें गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। ठीक है, अभी इस समय शक्तिकांत दास हैं और वो 25वें नंबर के हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया था। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ पैसों का जो आरबीआई का नियम है उस नियम के धारा 7 के अनुसार पैसे निकाले गए थे, ये भी चर्चा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। संसद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ब्लैंक दिया सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। तो 4628 विधान भवन रक्षक में पूछा गया। देखते हैं इसका क्या जवाब है। इसका आंसर है बी, 6 बैंकों के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, 6 बैंकों के लिए ऐसा किया गया था। उस वक्त वित्तीय मंत्री कौन थे? अरुण जेटली जी थे। अगला प्रश्न लेते हैं 27 नंबर। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? वित्त विधेयक, बैंकिंग अधिनियम, भारत के अधिनियम संविधान की धारा 11, आरबीआई के अधिनियम धारा 7। देखिए ये प्रश्न मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले और इसी का यूज होता है धारा 7 का। ठीक है, क्यों हुआ था आपको मैं बताता हूँ। स्टेनोग्राफर में पेपर में पूछा गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्वायत्त शासी संस्थान है जिसका क्या किया अपना निर्णय स्वयं करता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोकहित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। वो एक्ट क्या है? देखिए 1934 का एक्ट है धारा 7, बहुत चर्चा का विषय बना था, जाके चेक करिएगा ऐसा क्यों किया गया था। ठीक है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, मुंबई। कनिष्क सहायक में ये पूछा गया। आइए जवाब ले लेते हैं इसका। तो इसका आंसर है सी। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन जब 1937 में स्थायी रूप से इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न कथन पे है, देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न तो कथन वाला क्वेश्चन था, उसका ए ऑप्शन ही सही था। जिसमें कुछ बताने लायक हो तो उसको आप ज़रूर देखिए। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप देखिए। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इलाहाबाद, पंजाब, यूको, फेडरल। आइए कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। जवाब ले लेते हैं इसका। इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, फेडरल बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, लेकिन अगर फेडरल बैंक की लिमिटेड की बात हो तो ये निजी क्षेत्र के हैं। पर प्रमुख भारतीय ठीक है वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय जो है वो कोच्चि केरल में है। ठीक है, देखिए 30 प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक कवर किया। अब 30 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी उसको कवर कर लेते हैं और बहुत ही इसका बेनिफिट आपको होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको देख लेते तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखे जो बीते दिनों यूपी SSC द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपका टॉपिक में है कि 1991 में जो आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, क्या थी। ठीक है, प्रश्न देखिए 31 नंबर। 1991 की जो नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यमों से क्या किया था? मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया था। ठीक है, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। जवाब ले लेते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, औद्योगिकरण। ठीक है, ये काफ़ी कुछ डिटेल से आप ज़रूर पढ़िए। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वित्त मंत्री उस वक्त कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और नीति क्या थी? उदार आर्थिक नीति थी। इसके पीछे ये सब लाइनें आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, वेट करिए, लीजिए अगला प्रश्न। विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, जीवी रामकृष्ण, सी रंगराजन, अरुण जेटली, मोंटेक सी आहलूवालिया। तो ये प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है ए ऑप्शन जीवी रामकृष्णन। ठीक है, जीवी रामकृष्णन। ठीक है, यहाँ देखिए काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई है, कुछ डिटेल्स अगर चर्चा का विषय है तो देखते हैं।
जो नोट लिखा उसको देख ले। भारतीय संदर्भ में कहा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी असंधारिता नियंत्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे विनिवेश कोई पूछे तो आप इसका डिफिनेशन ये वाला हिस्सा बता सकते हैं। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ, तो ये देख लीजिए 1991-92 से हुआ। ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 33 नंबर की, भारत की जो वर्तमान औद्योगिक नीति है, ठीक है, बताना है कि अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर है, वैश्वीकरण की ओर है, लोक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है, या उपरोक्त में से सभी के लिए है। तो चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, वर्तमान में जो भारत की औद्योगिक नीति है उसका मुख्य उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करना है, ताकि भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण के ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जाए। ये जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी 1991 में, मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, और आप ज़रूर इनके इतिहास के बारे में पढ़ें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो। अगला प्रश्न देखिए, BIFR, ठीक है, संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाई के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाओं से, खाद्य नियंत्रण से, या फिर विदेश व्यापार नियंत्रण से। प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। यह संबंधित है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि भारत में जो नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, 1989, 1990, 1991, 1992। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आंसर देख लेते हैं। अगर आपने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन 1991 रहेगा। ठीक है, नई जो आर्थिक नीति वर्ष थी वो 1991 थी। ठीक है, 1991 में सरकार की आर्थिक स्थिरीकरण एवं ढांचागत सुधार के रूप में आर्थिक सुधार माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था उस वक्त का। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। ये देखिए उस वक्त का, वेट दिखाता हूँ, ये पूरा आर्थिक स्थितीकरण था, काफ़ी कुछ डिटेल्स में है, आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है 36। ठीक है, 36 में है कि भारत में जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी। सेम प्रश्न है, 1990, 91, 92, 88। देखते हैं जवाब इसका क्या होगा। सेम आंसर 1991 में। प्रधानमंत्री, ध्यान रखिए उस वक्त कौन थे, नरसिंह राव थे। ठीक है, उस वक्त के प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, नरसिंह राव थे। ठीक है, आगे देखिए इसमें काफ़ी कुछ औद्योगिक नीति का डिटेल से आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा ज़रूर। अब देखिए आपके पास जो प्रश्न है वो तीसरा टॉपिक इसमें से आ रहा है। तीसरा टॉपिक आपके पास देखिए क्या है कि वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक जो सुधार हुए उनसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं बीते दिनों में, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए कृषि सुधार और ढांचागत सुधार के लिए, श्रम सुधार के लिए और आर्थिक सुधार को लेकर ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है कि कृषि के जो उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस नए मंच का नाम क्या दिया गया था, ई रकम, ई सेवम, ई बिक्री, ई सेल। अच्छा, बिक्री सेल। ठीक, देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ए ऑप्शन, ई रकम। ठीक है, वेट, इसका ऑप्शन ए सही है, ई रकम। ठीक है, क्या होता है इससे देखिए, इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं, आप इन बातों को एक बार देख लिए। ठीक है, कि यह डिजिटल पहल है और किसानों के लिए ई पेमेंट, ई रकम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सब कुछ होता। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह होते जिससे पूरे के पूरे पैसे एक ही अकाउंट में सही से पहुँचें। ठीक है, अब देखते हैं पेज नंबर 6। अगला प्रश्न आपके पास है, देखिएगा अगला प्रश्न आपका 38 नंबर है। ठीक है, अधिक अन्य उपजाऊ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, 54, 48, 46, 52। इस प्रश्न का भी जवाब लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब है, वेट, इस प्रश्न का आंसर आपके पास है बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये आ गई, बी ऑप्शन सही है, 1948। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है वो 1948 को शुरू किया गया था। ठीक है, किसानों के लिए बेहतर तकनीक की व्यवस्था की बात की गई थी और ताकि उपज की मात्रा बढ़ाई जाए और अपने अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, लेकिन यह क्या रही थी, देखिए यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, जो ई रकम सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था, एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए लाया गया था, कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पादन बेचने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता के लिए या किसान के कर्ज वितरित करने के लिए।
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आपने वो डिटेल पढ़ लिया होगा तो उस डिटेल के अकॉर्डिंग इसका आंसर सही हो जाएगा। तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए किया गया था, ठीक है, ई रकम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र हो, ये कहा गया था इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा इससे। और 1 अगस्त 2017 को कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पादन बेचने के लिए, ठीक है, ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी पोर्टल शुभारंभ किया था, ठीक है। और इस पोर्टल के माध्यम से छोटे गांव के किसानों को इंटरनेट की सुविधा के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार तक पहुंचाने की बात की गई थी, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त किया गया? 14.39%, 29.73%, 15.87%, 31.46%। आइए देखते हैं इस 40 नंबर सवाल का क्या जवाब हो सकता है। इसका आंसर सी सही है, 15.87%। काफ़ी कुछ डिटेल्स है, आप ज़रूर एक बार पढ़िए, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिखा है कि वर्तमान में यह कृषि और संबद्ध के क्षेत्र में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 17.1% है। काफ़ी कुछ लिखा है, तो आप ज़रूर एक बार इसको पढ़ के तब आगे बढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि कृषि निर्यात नीति जो 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को $, तक बढ़ाना है। 40 बिलियन, 60 बिलियन, 50 बिलियन, 70 बिलियन। आइए देखते हैं कितना बढ़ेगा। प्रश्न का जवाब है बी, 60 बिलियन की बात हुई थी। क्या क्या बातें हुई थी? कृषि निर्यात की नीति में 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक की कहा गया था कि भारत का जो कृषि निर्यात दर है वो बिलियन से अधिक बढ़ाना है। तो फिलहाल आगे देखिए, इसमें राज्यों के विशेष समूह को स्थापित किया, 1400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में चावल, गेहूं, समुद्री उत्पाद के लिए कुल लागत निर्यात किया जा रहा है 52%। आइए देखते हैं लक्ष्य क्या होता है। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न में कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? ठीक है, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात। आइए इस प्रश्न का भी जवाब ले लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, उत्तराखंड, ठीक है। जो विशेष कृषि क्षेत्र का इसके लिए बनाया गया उत्तराखंड को, ठीक है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की थी वर्ष 2005 में, ये बात आप याद रखिए। और सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। देखिए टोटल 60 प्रश्न हैं और आप 43 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। टोटल आपके पास अब बस वीडियो एंड होने वाला है, ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। भंडारण नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है, ठीक है, भंडारण सुविधा की कमी नहीं है, परिवहन की कमी नहीं है, अनुकूल मंडी नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है। आइए देखते हैं क्या सही है। तो 43 नंबर में सी ऑप्शन सही है, अनुकूल मंडी, ठीक है। तो इसी की क्या है कि एक विपणन की दोषों में से एक नहीं है, तो मंडी की कमी नहीं है, ठीक है। सॉरी, अनुकूल मंडी नहीं है, वही मंडी है, अनुकूल नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, कि भारत के जो कृषि निगम है इस विपणन को बढ़ावा देने के लिए कपास के निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चकबंदी लेखपाल में 45वां नंबर, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं क्या सही होगा इसका। तो इसका सी ऑप्शन सही है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा क्या किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा इसे पहली बार 1966-67 हरित क्रांति के समय किया गया था, ठीक है। वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य चलता है और इसी को लेकर किसान इस समय बहस में लगे हुए हैं, ठीक है। CSCP की स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1965 का। चलिए, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न लेते हैं 7 नंबर पेज पे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा? 46। बस 15 क्वेश्चन और। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1960। तो चकबंदी लेखपाल में पेपर में पूछा गया। आइए सवाल का जवाब देखते हैं।
बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है, 14 जनवरी 1965, ठीक है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना आप याद रखिए 14 जनवरी 1965 को किया गया था। इसका जो पहला जिला कार्यालय में तंजौर में था, ठीक है। अब इसका मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में है। इसको फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत लागू किया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इसका आंसर है बी, केवल राज्य सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। प्रश्न आपके पास है 48 नंबर। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुआ? 2013, 14, अप्रैल 2014, जुलाई 2014 या मार्च 2014? चलिए इस सवाल का भी जवाब देख लेते हैं। सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2014, ठीक है। कृषि विपणन आयोग के लिए एकीकृत योजना के ये था, ठीक है। इसके साथ क्या होता, पूंजी निवेश में सब्सिडी उप योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया। 49 नंबर प्रश्न देख के तो ये लगता है कि किसानों के प्रति कितना जागरूक थी सरकार। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM, ठीक है, क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार, राष्ट्रीय समिति। तो देखते हैं इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। इस प्रश्न का जवाब है सी ऑप्शन, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह पोर्टल किसान विक्रेताओं तथा खरीदारों के खरीद फरोख्त हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इसके जरिए बेहतर दाम मिलने तथा विपणन के तरीके में बदलाव होता है। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं और धीरे धीरे हम लोग वीडियो के एंड पे पहुंच रहे हैं। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? PMFBI, एग्री उड़ान, PMKSY, एगारकनेट। आइए देखते हैं इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। एग्री उड़ान का कार्यक्रम जो है किसानों के बिजनेस स्किल्स से लेस करने और खेती बाड़ी में नए प्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने का उद्देश्य से शुरू किया गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्मार्ट खेती होगी, इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी आएगी, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी होगा, फिशरीज, बहुत सारा कार्यक्रम किया जाएगा, बस खाली लिखित में, ठीक है। खाली ये सारे काम केवल कागज़ पे लिखे रहेंगे ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे और देखने में अच्छा लगे, लेकिन काम ज़मीनी हकीकत कुछ और ही रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। अब हम लोग केवल 9 क्वेश्चन दूर हैं अपने वीडियो के एंड तक। देखते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है महाल, नोबिस, पुरा, गांधीवाद, LPG। देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। इसका आंसर है बी, पूरा, ठीक है। तो पूरा का क्या मतलब होता है उसको भी एक बार देख लीजिए। शहरों से बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़, ठीक है, एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़। फिर देखिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना को बताया गया है। यहाँ देखिएगा इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया था और सर्वप्रथम केरल के 2 जिले थे जो 2004-2007 में 3 वर्षों हेतु पायलट प्रोजेक्ट पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है, किस मंत्रालय का अधीन है? ये आवास और शहरी, मानव संसाधन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग देख लेते हैं। क्या इसका आंसर है? बी, ए ऑप्शन। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस योजना को 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। 53 नंबर प्रश्न देखिए। रोजगार के अवसर की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। आइए इसका जवाब है बी ऑप्शन। बी मतलब क्या? श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल्स हैं, उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है।
54 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जो था के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र के निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन किया गया था? 2016-17, 2018-19, 17-18, 15-16। इस प्रश्न को पूछा गया 2019 में। आइए नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर। हम लोग पहुंच गए अपने आखिरी पेज पे और बेहद ही खुशी की बात है कि ख़त्म होने वाला है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का जो अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र खोलेगा तो 2017-18 के दौरान क्रियान्वयन करने के लिए अनुमोदित किया गया था। यह योजना जो था वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने 55 नंबर है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एक बार इसका डिटेल्स ही ले लेते हैं। डी ऑप्शन से सभी किसानों को प्रति वर्ष क्या कहा गया था कि 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कुछ डिटेल्स हैं, एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं भी आपको एक बार पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। जो प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 2019 में संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया था कि सभी किसानों को 6,000 रुपये, ठीक है, 3 बराबर किस्तों में किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत छोटी और सीमांत किसानों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह उन्हें 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। वाह भाई। अगला प्रश्न जीएसटी से अब शुरू होगा। 56 से 60 तक जीएसटी के प्रश्न आपसे पूछे गए। देखिए, जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था 2014, 16, 17, 18 कनिष्क सहायक में पूछा गया। तो प्रश्न का जवाब आप देते रहिएगा और इसका आंसर देखिए सी ऑप्शन 2017, ठीक है। कुछ बातें, वस्तु एवं सेवा कर अथवा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको ध्यान रखें। भारत का जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, 3 टाइप की सेवा कर को रखा गया, CGST, SGST और IGST। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया पेपर में कि वस्तु एवं सेवा कर जो है वो कितने घटकों में वियोजित है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर आपको मिल गया होगा ये 3 बार में, ठीक है। SGST, CGST, IGST, ठीक है। अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58, बस 3 प्रश्न, खत्म वीडियो। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस, GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है 18, 25, 28, 32। तो देखिए इसका आंसर आपको पता है, इसका उच्चतम है 28%, ठीक है। 28% सबसे ऊंचा है, ठीक है। ये वीडियो टोटल 45 मिनट की आपके लिए है। देखिए कुछ बातें, 1 जुलाई 2017 को स्थापना, जीएसटी का 122वां नंबर का संशोधन बिल था 2014 में, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये पूरे भारत में लागू हुआ था, ठीक। अप्रत्यक्ष कर है, इसे लागू करने के जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर की समिति ने दिया था, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बनाए गए थे और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद था 269 का ए इसी से था, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी का जो पंजीकरण होता है वो 15 डिजिट होता है, 15 डिजिट, ठीक है। और इसमें 4 प्रकार के स्लैब होते हैं, 5, 12, 18, 28। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर का 28वां स्लैब उच्चतम है। ये पूरी डिटेल्स थी, आप जरूर एक बार पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश। चलिए इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है सी, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या था कि ये सर्वप्रथम असम राज्य के द्वारा पुष्टि की गई थी, ठीक है। अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया और विजय केलकर की समिति पर यह हुआ था। आखिरी प्रश्न आज का और अर्थशास्त्र का। अब अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो सारी दुख दर्द खत्म इकोनॉमिक्स से। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के लिए जीएसटी बनी और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष चुना गया? अरुण जेटली, सुशील कुमार मोदी, KM मणि, अमित मिश्रा। इसका आंसर आपको पता है, देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, 19 फरवरी 2016 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा को वस्तु एवं सेवा करके राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह परंपरा रही है कि विपक्ष के किसी राज्य के वित्त मंत्री के राज्य के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बने, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मास्टर क्लास अच्छी लगी होगी। इससे पहले जो कि हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों ने अर्थशास्त्र कंप्लीट किया, ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हुआ है। सारी टॉपिक्स पे मास्टर वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और अच्छे से वॉच करिएगा। थैंक यू।